नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं कमल राष्ट्रीय। मैं हूं आपके साथ मानसी जैन। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बीजेपी और जेडीयू के बीच गठबंधन में टूट, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया इस्तीफा। बाराबंकी में बीजेपी नेता के पिता ने ड्यूटी के दौरान ट्रैफिक पुलिस कर्मी पर चढ़ाई कार। अधीर रंजन चौधरी ने फिर की बड़ी गलती। रंजन ने अपने ट्वीट पर पोस्ट के जरिए मुहर्रम पर दी मुबारकबाद। सीएम केजरीवाल ने कहा कि आजादी की 75वीं सालगिरह सभी देशवासियों को मुबारक। भगवान करे ये हमारा तिरंगा हमेशा बुलंदियों पर रहे लहराता। महाराष्ट्र कैबिनेट में 18 नए मंत्रियों ने ली शपथ। विपक्ष के नेताओं ने दी ये प्रतिक्रिया। बिहार के सियासी गलियारों में जिस चीज को लेकर चर्चा हो रही थी, वे बात अब खुलकर सामने आ गई है। ये साफ हो गया है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच गठबंधन टूट हो गई है। सूत्रों से मिली जानकारी से पता चला कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे। दूसरी ओर यह भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात होने वाली है। इसके बाद दोनों राजभवन जा सकते हैं। 4 बजे के आसपास जाने की बात हो रही है। इधर आरजेडी के सूत्रों ने एनआई से कहा कि लालू प्रसाद यादव भी हर एंगल पर करीब से नजर रख रहे हैं। हालांकि सब कुछ तेजस्वी यादव कर रहे हैं। उधर बिहार में एनडीए गठबंधन में टूट के बाद बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक करने वाली है। इसके लिए 5 बजे तक का समय रखा गया है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के नेता और बिहार में उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन से इस मुद्दे पर सवाल पूछा गया, लेकिन वो कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। उन्होंने कहा कि बिहार में कानून का राज है। जब बिहार में सियासी उथल पुथल को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो फिलहाल उद्योग मंत्री के रूप में बात कर रहे हैं। बिहार में क्या हो रहा है इसकी जानकारी उन्हें नहीं है, ना ही किसी ने उन्हें फोन किया। उन्होंने आगे कहा कि बिहार की जनता ने एनडीए पर विश्वास जताया। बाराबंकी में समाजवादी पार्टी से बीजेपी में शामिल कथित बीजेपी नेता तेज प्रताप सिंह के पिता हरिहर सिंह ने ड्यूटी के दौरान ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर कार चढ़ा दी, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार घटना रामनगर थाना क्षेत्र के चौकाघाट की है, जब ट्रैफिक हेड कांस्टेबल फिरोज आलम ने ट्रैफिक नियमों को तोड़कर निकल रहे आरोपी को रोकने की कोशिश की तो उसने दबंगई दिखाते हुए घटना को अंजाम दे दिया। बता दें कि आरोपी खुद पुलिस विभाग से जुड़ा हुआ है, जो रिटायर्ड दरोगा है। साथ ही आरोपी का बेटा बाराबंकी के रामनगर ब्लॉक प्रमुख रहे जगदीश धीमान का प्रतिनिधि भी रहा है, जिसका नाम तेज प्रताप सिंह बताया जा रहा है, जिनकी गाड़ी में ब्लॉक प्रमुख लिखा है। फिलहाल मौजूदा समय में आरोपी का बेटा कुछ भी नहीं है और गाड़ी पर उसने फर्जी ब्लॉक प्रमुख लिख रखा है, जो जल्द ही समाजवादी पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हुआ है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। एएसपी पुनेंद्र सिंह ने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से ट्वीट मिला, जिसमें आरोप लगाया गया था कि किसी राजनीतिक पार्टी के नेता ने ट्रैफिक सिपाही को टक्कर मार दी, जो घटना थाना रामनगर क्षेत्र की बताई गई, जिस पर स्थानीय थाने पर मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। दुर्घटना करने वाली गाड़ी पर ब्लॉक प्रमुख लिखा हुआ है, जबकि मौजूदा ब्लॉक प्रमुख नहीं रहा है, जिस संबंध में भी सुसंगत धारा भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद अधीर रंजन चौधरी आए दिन अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। अभी पिछले दिनों उनके द्वारा राष्ट्रपति को लेकर दिए गए बयान पर काफी बवाल हुआ था। राष्ट्रपति को लेकर दिए गए बयान पर अधीर रंजन को माफी तक मांगनी पड़ गई थी। अब अधीर रंजन चौधरी ने एक बार और भारी गलती कर दी है। दरअसल उन्होंने मुहर्रम पर मुबारकबाद दे दी है। रंजन ने मंगलवार को अपने ट्वीट पर पोस्ट करते हुए कहा कि मुहर्रम पर मुबारकबाद। हालांकि अपनी गलती का एहसास होने के बाद अधीर रंजन चौधरी ट्वीट डिलीट कर देते हैं, लेकिन उनके इस ट्वीट का स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है। ट्वीट पर एक यूजर सुरेश ने अधीर रंजन के ट्वीट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, आपने ये ट्वीट क्यों डिलीट किया? आपके अनुसार मुहर्रम इस्लामिक या नया साल होगा? उनके कई यूजर
ट्रोल कर रहे हैं। इस्लामी कैलेंडर के अनुसार रमजान के बाद दूसरा सबसे पवित्र महीना मुहर्रम को माना जाता है। इस महीने में 10वें दिन अशूरा की तारीख होती है, जिसका इस्लाम धर्म में विशेष महत्व है। मुहर्रम का महीना 31 जुलाई से शुरू हुआ था, इसीलिए आज अशूरा की तारीख है। इसमें योम ए अशूरा भी कहा जाता है। इस्लाम में ये दिन मातम का दिन होता है। आज से करीब 1400 साल पहले इराक के करबला शहर में पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और यजीद के सेना के बीच जंग छिड़ गई थी। हजरत इमाम हुसैन इस्लाम की रक्षा के लिए लड़ रहे थे। इस जंग में हजरत इमाम हुसैन ने परिवार और 72 साथियों के साथ शहादत दी थी। हजरत इमाम हुसैन की शहादत का दिन मुहर्रम की 10वीं तारीख यानी अशूरा थी, इसीलिए उनकी याद में मुस्लिम समुदाय के लोग अशूरा को मातम के रूप में मनाते हैं। यही वजह है कि मुहर्रम पर मुबारकबाद नहीं दी जाती, लेकिन अधीर रंजन चौधरी ने ये गलती कर दी है। देश में आजादी के अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारें इसे 15 अगस्त को यादगार बनाने में जुटी हुई हैं। इसी कड़ी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आजादी की 75वीं सालगिरह पर सभी देश के लोगों को शुभकामनाएं दी। सीएम केजरीवाल ने कहा कि आजादी की 75वीं सालगिरह सभी देशवासियों को मुबारक। भगवान करे ये हमारा तिरंगा हमेशा बुलंदियों पर लहराता रहे। इसको आन बान शान के लिए जान भी निछावर करनी पड़े तो छोटी बात होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, जो तिरंगा दिल्ली में दिखाई देता है, हमारा मकसद था कि लोग जब बाहर निकले तो उन्हें तिरंगे के दर्शन हो जाएं। जब हम तिरंगा देखते हैं तो गलत काम भी कर रहा होता है इंसान तो वो हिचक जाता है। ये 500वां तिरंगा लगाया गया है। दिल्ली में जगह जगह तिरंगे लग चुके हैं। हमें प्रण लेना है कि भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है। 75 साल में कई ऐसे देश हैं जो हमारे बाद आजाद हुए हैं, हमसे भी आगे निकल गए हैं। सबसे समझदार लोग भारत में रहते हैं, फिर भी हम पीछे कैसे रह गए। केजरीवाल ने आगे कहा, देश में इतने सारे बच्चे हैं लेकिन अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है। दिल्ली में हमने सरकारी स्कूल अच्छे कर दिए हैं। एक एक बच्चे को, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। एक एक भारतवासी को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए। दिल्ली में हमने अस्पताल अच्छे कर दिए हैं। आज बेरोजगारी बढ़ रही है। हम युवाओं की एनर्जी का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने कहा कि दुख होता है जब कुछ लोग कहते हैं कि गरीबों को फ्री में शिक्षा देना बंद होना चाहिए। एक गरीब आदमी 2 टाइम की रोटी खाने लायक भी नहीं कमा पाता। फ्री की रेवड़ी कहती है गरीबों को फ्री की शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए। गरीब के बच्चे फिर कहाँ जाएं? 70 से 80% गरीब बच्चे अनपढ़ रह जाएंगे। 39 अमीर देश हैं जहां फ्री शिक्षा मिलती है। वे अमीर कैसे बने? क्योंकि उन्होंने फ्री में शिक्षा दी। सरकारी अस्पताल बंद कर देने चाहिए। गरीब इलाज ही नहीं करा पाएगा। भारतवासी को अच्छी शिक्षा, इलाज, रोजगार का फंडामेंटल राइट होना चाहिए। अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारत को नंबर 1 देश बनाकर हम दम लेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के 41 दिन बाद एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को अपने दो सदस्यीय मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश इकाई के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल समेत 18 विधायकों ने दक्षिण मुंबई में राजभवन में कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली। मंत्रिमंडल में किसी भी महिला को शामिल नहीं किया गया। इसके साथ ही महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में सदस्यों की संख्या अब 20 हो गई है, जो अधिकतम 43 सदस्यों की संख्या से आधी से भी कम है। बीजेपी ने कई पूर्व मंत्री और वरिष्ठ विधायकों को मौका दिया है। शिंदे गुट ने मंत्री पद की गर्दन भी पुराने मंत्री के गले में झोंक दी है। शिंदे ने 30 जून को मुख्यमंत्री पद की और देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मंत्रिमंडल विस्तार पर तमाम नेताओं ने प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। विधानसभा में विपक्ष के नेता अजित पवार ने कहा कि आखिरकार इतने दिन बाद शपथ लेने के बाद महाराष्ट्र को कैबिनेट मिल गया, लेकिन बेहतर होता कि जिन लोगों को अभी तक क्लीन चिट नहीं मिली है उन्हें कैबिनेट में शामिल नहीं किया जाता। अजित पवार ने शपथ ग्रहण समारोह के बाद बातचीत करते हुए बता दें कि आज शिंदे सरकार का
रुका हुआ मंत्रिमंडल विस्तार आखिरकार हो ही गया है। इसमें कुल 18 लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली। इसमें बीजेपी के 9 और शिंदे गुट के 9 लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली है। इस कैबिनेट विस्तार में एक भी महिला को मौका नहीं दिया गया है। अब एनसीपी सांसद सुप्रिया सूले ने इस मामले की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि उम्मीद थी कि कैबिनेट में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा, लेकिन एक भी महिला को मौका नहीं मिला। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आजाद हमें करवाने को जो कर गए खुद को कुर्बान, समय की गर्त में कहीं रह न जाएं वे अमर शहीद गुमनाम। स्वतंत्र राष्ट्र है कृतज्ञ आज, करते उन बलिदानियों को याद। एक ज्योत जलाएं उनके नाम जो हो गए कुर्बान देश के नाम। ये डिजिटल ज्योति प्रतीक है उन संघर्षों और बलिदानों की जिनके जीवन अंधियारे बीते हमारे दिन उजियारे बनाने को। आज हमारी बारी है देश के अमर सेनानियों के नाम एक ज्योति जलाने की। दिल्ली के सेंट्रल पार्क में प्रज्वलित डिजिटल ज्योति पर अपनी श्रद्धांजलि देकर अपने योगदान को अमर बनाना है। कुछ इस तरह आजादी के अमृत महोत्सव को यादगार बनाना है। डिजिटल ज्योति पर योगदान देने का तरीका आसान है। digitaltribute.in पर जाएं, अपनी पसंदीदा भाषा चुनें, श्रद्धांजलि अर्पण करें पर क्लिक करें, अपनी तस्वीर अपलोड करके नाम और ईमेल आईडी डालें, अपना संदेश चुनकर सबमिट करें। डिजिटल ज्योति के सामने लगी एलईडी स्क्रीन पर आपकी श्रद्धांजलि प्रदर्शित की जाएगी। आपकी श्रद्धांजलि का वीडियो आपके पास ईमेल या व्हाट्सएप पर भेजा जाएगा। हर श्रद्धांजलि के साथ डिजिटल ज्योति का प्रकाश तेज होता जाएगा। अमर सेनानियों की यादों का चिराग भारत के आकाश को रोशन करता जाएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस ने महंगाई, जीएसटी और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ मंगलवार यानी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। कॉन्फ्रेंस में लोकसभा सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि बीजेपी अपने काम के कारण जनता से भाग रही है। अग्निपथ हमारी राष्ट्र सुरक्षा को खतरे में डालता है। उन्होंने कहा कि इंडिया और चाइना के बीच 16 बार मीटिंग होने के बाद आज भी हमारी सेना पेट्रोलिंग नहीं कर पा रही है। बीजेपी इस मुद्दे से भागना चाहती है। इसके अलावा बीजेपी 5G ऑक्शन से भी भागना चाहती है। गोगोई ने कहा कि बीजेपी को महंगाई दिख ही नहीं रही है। जब भी हमने महंगाई को लेकर बात करने की कोशिश की है, सरकार हमारे सांसदों को संसद से निकाल देती है और धमकी देती है। उन्होंने कहा कि इस सत्र में 4 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निकाला भी गया था। बीजेपी पार्लियामेंट को खोखला करना चाहती है। कांग्रेस जनता के लिए लड़ना चाहती है। उन्होंने ईडी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए कहा कि हमने ईडी के दुरुपयोग को लेकर आवाज उठाई तो हमें अरेस्ट कर लिया गया। उन्होंने कहा कि कल हमने बिल को लेकर भी पारित नहीं होने दिया। ये बिल बहुत ही खतरनाक है। बिल पर बात करने के लिए हम तैयार थे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि विपक्ष की ओर से हमने 13 मुद्दों को उठाया था जिस पर हमें चर्चा करना चाहिए था। उस पर 13 मुद्दों में से एक मुद्दे पर बात होती है, वो भी 2 हफ्ते बाद। प्रधानमंत्री अपने भाषण में बड़ी बड़ी बातें करते हैं पर कोई काम नहीं करते, कोई बहस नहीं। हर चीज के लिए हमें लड़ना पड़ता है। गौरव गोगोई ने कहा कि मणिपुर में लैंडस्लाइड के चलते कितने लोग चले गए। मेघालय, असम में बाढ़ से लोग परेशान हैं। तब भाजपा उस वक्त महाराष्ट्र से विधायक को 5 स्टार ट्रीटमेंट दे रही थी। गृह मंत्री एक बार भी असम, मेघालय में लोगों का हाल देखने के लिए नहीं गए।
मध्य प्रदेश में लोन लेकर खुद का व्यवसाय शुरू करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में अतिरिक्त छूट दी गई है। अब इस योजना का लाभ 45 साल तक के आवेदकों को दिया जाएगा। अभी तक 40 साल के आवेदकों को ये लोन मिलता था, अब ये आयु सीमा बढ़ा दी गई है। मध्य प्रदेश में अब 45 साल तक के आवेदक लोन के लिए अप्लाई कर सकेंगे। मध्य प्रदेश सरकार की नई पहल के बाद अब 45 साल के व्यक्ति भी इस योजना के अंतर्गत बैंक से लोन और अनुदान ले सकेंगे। इसके साथ ही न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को भी 12वीं से घटाकर 8वीं तक कर दिया गया है। इस योजना में सर्विस सेक्टर से संबंधित उद्यमों को शामिल किया गया है। खुद का उद्योग स्थापित करने की इस योजना के आवेदन केवल ऑनलाइन ही किए जाएंगे। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए जिला उद्योग केंद्र कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत उद्योग इकाई के लिए 1 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक और सेवा या व्यवसाय के लिए 1 लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है। योजना की पात्रता हेतु अब आयु सीमा 18 से 45 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। शैक्षणिक योग्यता में 8वीं उत्तीर्ण आवेदक भी पात्र होगा। केवल इतना जरूरी है कि आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। बिहार में सत्ताधारी गठबंधन में उठापटक की खबरों के बीच राज्य सरकार में मंत्री शहनवाज हुसैन ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि फिलहाल मैं उद्योग मंत्री के रूप में आपसे बात कर रहा हूं, मुझे अभी क्या हो रहा है इसकी जानकारी नहीं है, ना ही फोन किया गया। 3 बजे दिल्ली से पटना के लिए निकलूंगा। राज्य सरकार के मंत्री ने कहा, मंत्रियों के तारकिशोर प्रसाद के घर पहुंचने की कोई जानकारी नहीं। इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल की पूर्वोत्तरी सरकार पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा, अब अपहरण वाला नहीं सुपर 30 वाला बिहार है। वहीं पटना में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों अलग अलग बैठक चल रही है। एक अड़े मार्ग पर जहां जदयू नेता और सीएम नीतीश कुमार की अगुवाई में विधायकों की बैठक हुई, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर कांग्रेस, राजद और वाम दलों के विधायकों की बैठक चली। दूसरी ओर बीजेपी के नेताओं की बैठक डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के यहाँ हुई। इसके पहले जनता दल ने सोमवार को कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो भी फैसला लिया जाएगा वे संगठन में सभी को स्वीकार होगा। जदयू के प्रवक्ता केसी त्यागी ने यह भी कहा कि पार्टी के अंदर किसी तरह के विभाजन या फूट का कोई सवाल नहीं है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जदयू के निर्वाचित नेता हैं। पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारियों में उनका सम्मान है, इसीलिए पार्टी में किसी तरह के बंटवारे का सवाल ही नहीं उठता। नीतीश कुमार के नेतृत्व में पार्टी जो भी फैसला करेगी उसे सभी स्वीकार करेंगे। पार्टी अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने सोमवार को कहा कि पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह के त्याग पत्र के बाद उभरे राजनीतिक परिदृश्य पर चर्चा के लिए मंगलवार को कुमार ने पार्टी के विधायकों और सांसदों की बैठक बुलाई थी। यह बैठक ऐसे समय पर बुलाई गई जब बीजेपी के साथ पार्टी की दूरी स्पष्ट नजर आ रही है, खास तौर पर तब जब कुमार ऐसी कई बैठकों में मौजूद नहीं रहे जहां उन्हें भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ मौजूद रहना था। बिहार में जारी राजनीतिक उठापटक के बीच कांग्रेस ने कहा कि पार्टी ने प्रदेश में बनने वाले नए समीकरण का समर्थन करने का संकल्प लिया है। इससे पहले कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा था कि महागठबंधन की बैठक के बाद वो किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। इस मुलाकात के बाद बिहार में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव आने की उम्मीद है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और पार्टी विधायक शकील अहमद खान ने कहा, सभी पार्टी विधायकों ने सर्वसम्मति से नीतीश के भाजपा से नाता तोड़ने की स्थिति में अस्तित्व में आने वाले नए समीकरण का समर्थन करने का संकल्प लिया है। इससे पहले कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा था कि अभी कांग्रेस के सभी विधायक, वाम दल के सभी विधायक राबड़ी आवास जा रहे हैं, वहीं वहां गठबंधन की बैठक होगी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार एनडीए से अलग होंगे तो हम लोग उनका समर्थन करेंगे। महागठबंधन नीतीश को ही मुख्यमंत्री पद बनाएंगे, लेकिन समर्थन हम लोग तब करेंगे जब वो एनडीए से अलग होंगे। शर्मा ने कहा कि जदयू से हम लोगों की कोई बातचीत नहीं हुई, ना कांग्रेस ने जदयू से संपर्क किया। नीतीश के निर्णय का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ नीतीश सरकार ठीक से नहीं चल पा रही है।
महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है, कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। बीजेपी नीतीश को काम नहीं करने देती। इस समय बिहार विधानसभा में कांग्रेस के 19 विधायक हैं, वहीं राष्ट्रीय जनता दल के 79, बीजेपी के 77, जदयू के 45 और सीपीआई के 12 और एमआईएम के 1 और हम के 4, सीपीएम के 2 और सीपीआई के 2 विधायक के अलावा एक निर्दलीय विधायक है और एक सीट रिक्त है। नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में महिला से अभद्रता, गाली गलौज और धक्का मुक्की करने के आरोपी श्रीकांत त्यागी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसटीएफ ने मेरठ से श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार किया है। श्रीकांत त्यागी और उनके 3 साथियों को भी पकड़ लिया गया है। बताया जा रहा है कि श्रीकांत त्यागी भंगेल से खुद गाड़ी चलाकर मेरठ गया था। वह अपने करीबी के घर में छिपा था। पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में जुटी थी। पुलिस कमिश्नर आलोक पांडे ने श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि श्रीकांत त्यागी को मेरठ से नोएडा लाया जा रहा है। दरअसल श्रीकांत त्यागी नोएडा से फरार होकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहुंच गया था। श्रीकांत त्यागी अपनी पत्नी से लगातार बात करने का प्रयास कर रहा था। इससे ही पुलिस को अहम सुराग मिली, जिसके बाद मंगलवार की सुबह ही पत्नी को पुलिस ने फिर से पूछताछ के लिए बुलाया। तब पुलिस श्रीकांत तक पहुंच गई थी। ये भी जानकारी मिली है कि श्रीकांत त्यागी कोर्ट में सरेंडर करने के प्रयास में थे। हालांकि पुलिस ने इससे पहले ही उसे गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में रहने वाले श्रीकांत त्यागी का शुक्रवार को कुछ पौधे लगाने को लेकर महिलाओं से विवाद हो गया था। महिलाओं ने श्रीकांत त्यागी पर पौधे लगाकर जमीन कब्जाने का आरोप लगाया था। श्रीकांत ने एक महिला से अभद्रता करते हुए गालियां देकर धमकाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। इसके बाद आरोपी नेता के खिलाफ पुलिस ने छेड़छाड़ का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश की एकता और अखंडता के लिए सभी देशवासियों से एकजुट होने की अपील की है। आजादी का अमृत महोत्सव की श्रृंखला में काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ पर काकोरी के शहीद मंदिर में मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने प्रदेशवासियों से आजादी का अमृत महोत्सव पूरे जोश और उल्लास के साथ हर घर तिरंगा फहराकर मनाने के लिए कहा। इस मौके पर उन्होंने काकोरी ट्रेन एक्शन की याद में डाक टिकट का अनावरण भी किया। संस्कृति विभाग के रेडियो जय घोष का शुभारंभ करने के साथ ही उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, क्रांतिकारियों और शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के साथ ही विधायक जय देवी, आशुतोष टंडन और महेंद्र सिंह मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज ही के दिन क्रांतिकारियों ने काकोरी की प्रसिद्ध घटना को अंजाम दिया था। तमाम अत्याचारों के बावजूद देश के वीरों को विदेशी ताकतें रोक नहीं सकी थी।
नहीं। उत्तर प्रदेश के इस पावन धरती पर 1857 की आजादी की पहली लड़ाई शुरू हुई। मंगल पांडे ने मेरठ तो रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी झांसी नहीं दूंगी कहकर अंग्रेजों को ललकारा। काकोरी ट्रेन एक्शन, गोरखपुर में चोरा चोरी कांड, देश को आजाद कराने के लिए हुए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल और भगत सिंह जैसे वीरों की वजह से देश आजाद हुआ। आज देश आजादी का महोत्सव मना रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अगले 25 साल का लक्ष्य तय करें कि वे देश को किस रूप में देखना चाहते हैं। जब हम आजादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहे होंगे तब वो भारत हमारे सामने होगा। लखनऊ में परिषदीय स्कूलों के विशेष निरीक्षण अभियान के दौरान तीसरे सप्ताह भी बड़ी संख्या में शिक्षक गैर हाजिर मिले। इनमें 13 शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया, जबकि 1688 का वेतन रोका गया और 267 से स्पष्टीकरण मांगा गया। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने बताया कि कुल 1968 शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि जिन शिक्षकों को निलंबित किया गया है वे लगातार गायब थे। अन्य के खिलाफ गैर हाजिर या समय से विद्यालय न पहुंचने पर कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि विशेष निरीक्षण अभियान में शिक्षकों की उपस्थिति दुरुस्त न होने के कारण ये अभियान 8 से 13 अगस्त के बीच में जारी रहेगा। निपुण भारत मिशन के तहत बच्चों में भाषा, गणितीय दक्षता व लीडरशिप विकसित करने के लिए प्राथमिक शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम 8 अगस्त से शुरू हो रहा है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने प्रशिक्षण कार्यक्रम से सभी शिक्षकों को अनिवार्य रूप से जुड़ने के निर्देश दिए हैं। शिक्षकों को दीक्षा ऐप से ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा और हर सप्ताह 3 कोर्स भेजे जाएंगे। इसमें 2 अकादमिक कोर्स होंगे और 1 मैनेजमेंट लीडरशिप कोर्स होगा। प्रत्येक प्रशिक्षण की अवधि आधे घंटे की होगी। सभी बीएसए व बीईओ के निर्देश दिए जाएंगे कि वे सभी शिक्षकों को प्रशिक्षण से जोड़ें। सिविल अस्पताल की पुरानी ओपीडी में रात को कुछ इंटर्न ने मिलकर पहले साथी का बर्थडे मनाकर हुड़दंग किया, फिर केक काटने के बाद एक दूसरे पर बेल्ट से हमला किया। ओपीडी परिसर में मची चीख पुकार से मरीज व उनके तीमारदार परेशान हो गए। मामले का वीडियो वायरल हुआ तो अस्पताल प्रशासन ने जांच के आदेश दिए। इसमें शामिल इंटर्न की शिनाख्त कर निलंबित किए जाने की तैयारी है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने इस मामले को संज्ञान लेते हुए निदेशक सिविल अस्पताल और अपर निदेशक लखनऊ मंडल की संयुक्त जांच समिति गठित कर पूरे मामले की जांच और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की रिपोर्ट 2 दिन के अंदर उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं। सिविल अस्पताल की पुरानी ओपीडी में रात करीब 12 बजे कुछ इंटर्न सफेद कोट पहनकर पुरानी ओपीडी के पास पहुंचे। इस दौरान उनके संग कई अन्य युवक भी आ गए जो बिना ड्रेस के थे। सभी ने ओपीडी परिसर में पहले केक काटकर एक दूसरे के मुंह पर लगाया। इसके बाद नशे में धुत युवकों ने हंगामा शुरू कर दिया। यही नहीं, बेल्ट निकालकर एक दूसरे को पीटने लगे। पूरे मामले का वीडियो बनाकर एक युवक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। इससे अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। सीएमएस डॉक्टर आरपी सिंह ने बताया कि वायरल वीडियो में दिख रहे युवकों में कोई भी इंटर्न निकला तो उसे निलंबित कर दिया जाएगा। अगर भारी युवकों ने यहां बर्थडे पार्टी मनाई तो इसकी फुटेज पुलिस को देकर मुकदमा दर्ज कराएंगे। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर सोमवार देर रात गश्त कर रहे सीओ मांट की प्राइवेट कार को ट्रक ने रौंद दिया। इस भीषण हादसे में कार चला रहे चालक की मौके पर मौत हो गई, जबकि सीओ को गंभीर घायल अवस्था में उपचार के लिए सिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। सीओ मांट नीलेश मिश्रा सोमवार रात प्राइवेट कार से यमुना एक्सप्रेसवे पर गश्त कर रहे थे। बताया जा रहा है कि इस कार को कोतवाली सुरी क्षेत्र में माइलस्टोन 90 पर यू टर्न लेते समय पीछे से आ रहे ट्रक ने रौंद दिया। टक्कर लगते ही कार कालकाजी खाती हो गई और सीओ के कार चालक 40 वर्षीय विपिन कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। सीओ मांट नीलेश मिश्रा गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही एक्सप्रेसवे पर मांट सुरीर नौ झील का पुलिस बल पहुंच गया। घायल सीओ को सिटी अस्पताल मथुरा में भर्ती कराया गया, जहां पर उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने बताया कि ट्रक को मौके से बरामद कर लिया गया है एवं गाड़ी चालक की मौत हो जाने के बाद पुलिस विभाग में मातम छाया हुआ है।
अब एनसीपी सांसद सुप्रिया सूले ने इस मामले की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि उम्मीद थी कि कैबिनेट में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा, लेकिन एक महिला को मौका नहीं मिला। बिहार में सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार में शामिल बीजेपी और जेडीयू के रास्ते अब अलग अलग हो चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर हुई जेडीयू विधायकों की बैठक में बीजेपी से गठबंधन तोड़ने की घोषणा की गई है। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार 160 विधायकों का समर्थन पत्र लेकर राज्यपाल से मुलाकात कर रहे हैं। इसके बाद वे राज्य में नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। वहीं बिहार की राजनीति में आए इस बड़े उलटफेर को लेकर बीजेपी नेताओं ने नीतीश कुमार को लेकर तरह तरह की प्रक्रिया दी है। और केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने बिहार में मचे सियासी बवाल को लेकर कहा कि बिहार के राजनीतिक हालात पर अभी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन बीजेपी कभी भी ऐसी कोई शुरुआत नहीं करती जिससे कि दोनों दलों के बीच कोई विवाद पैदा हो। केंद्रीय मंत्री ने कहा, जेडीयू को अपनी फैसले लेने का हक है, लेकिन बीजेपी हमेशा से चाहती है कि नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री पद पर बने रहें। इस बीच बिहार में बदलते सियासी समीकरण के बीच बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक पटना में बुलाई गई। इससे पहले जेडीयू ने अपने सभी विधायकों को पटना तलब किया था। इसके बाद महागठबंधन की सहयोगी रही कांग्रेस पार्टी के विधायकों को भी पटना आने का निर्देश दिया गया था। काफी समय से जेडीयू और बीजेपी के बीच दूरियां बढ़ती नजर आ रही थी। नीतीश कुमार कई मौकों पर इस बात के संकेत दे चुके थे कि जल्द ही उनकी राहें बीजेपी से अलग होने वाली है। नीतीश कुमार ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह से भी दूरी बना ली थी। वे बीते 7 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक में भी शामिल नहीं हुए थे। अब जब बिहार में जेडीयू और बीजेपी के रास्ते अलग हो चुके हैं, ऐसे में बिहार में सत्ता परिवर्तन के कयास भी लगाए जा रहे हैं। जानकारों की माने तो नीतीश कुमार एक बार फिर से महागठबंधन का दामन थामेंगे। फिलहाल अभी इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।